हिमांशु भाई, आपके पास आता हूं। आप तो बड़े आर्थिक जानकार हैं और गुजरात से हमारे राजेश भाई भी हैं, वो भी बड़े जानकार हैं, पॉलिटिक्स के भी और अर्थव्यवस्था के भी। हिमांशु जी, आटा मिल गया, डाटा भी मिल गया, साथ में आपको 1000-1500 लाडली बहना के नाम से या सम्मानीय महिला सम्मान निधि के नाम से 3-4 स्टेट में मिल गया, तो बाकी में मिल जाएगा। अब तो कर्नाटक में मिलता है, तो एक एक करके मिलता ही जा रहा है, जुड़ता ही जा रहा है। अब तो सारे भारत को मिल जाएगा। स्टेट्स कहती है मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन सरकार ने इसका फॉर्मूला निकाल लिया। कल की खबर, बड़ी मुख्य खबर मैं आपको बताऊं, आदि स्टेट्स ने खड़ा कर दिया हाथ अपना कि हमारे तो ये फ्रीबी बांटने में और तनख्वाह देने में हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। 50, 60 से 80% पैसा तो उसमें चला जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सड़क बनाने के लिए या कुछ स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने को पैसे नहीं है। तो सरकार ने एक नया फार्मूला निकाल लिया साहब। ऐसा फार्मूला मैं भी देख के हैरान हो गया। कल तो बड़ी खबर थी सर। सरकार ने कहा कि मैं आपको, केंद्र सरकार राज्यों से कह रही है, मैं आपको 1,30,000 करोड़ इस साल दे रही हूं। कितना सर? 1,30,000 करोड़। ये 50 साल का लोन है सर। कितने साल का? 50 साल का लोन स्टेट्स को, इंटरेस्ट फ्री। कैन यू बिलीव इट सर? केंद्र सरकार दे रही है राज्यों को, भाई तेरे को 5,000 करोड़, तेरे को 4,000 करोड़, तेरे को 2,000 करोड़, तेरे को 10,000 करोड़, तेरे को 20,000 करोड़, तेरे को 8,000 करोड़। ये सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, इसको कहीं और नहीं खर्च कर सकते। मैं उसको मॉनिटर करूंगा। ये पुल बनाने हैं, सड़कें बनानी है, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं। तो उसको पता लग गया मोदी जी को, यार ये पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। अगर ये पैसे नहीं खर्च करेंगे सड़कें वड़के बनाने पे, पुल बनाने पे, तो मेरा नाम बदनाम होगा, मुझे वोट कहां से मिलेंगे। तो 50 साल की स्कीम निकाल दी सर। ये मैंने पहले कभी नहीं देखी थी सर। 1,30,000 करोड़ इस साल, 96,200 करोड़ दे दिया ऑलरेडी सर अब तक, पिछले महीने तक 35,000 करोड़ और देने हैं। ये फर्स्ट टाइम आई सॉ ए 50-year लोन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। वो कभी वापस नहीं आएंगे आपके पास, इंटरेस्ट फ्री सर। दिस इज हाउ ही इज गेटिंग द थिंग्स मूव ऑन द रोड। अगर किसी स्टेट के पास पैसे नहीं भी हैं, तो ये ले पैसे खर्च कर इसको, और यही खर्च कर सकता है बस। हिमांशु जी, दिस इज कॉल्ड समथिंग स्मार्ट मूव। नहीं, हुआ क्या है, आपने जीएसटी में जिस तरीके से वन टैक्स वन नेशन करके पूरा पैसा आप लेके गए, 18 लाख करोड़ आपका मतलब साल का कलेक्शन है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के टर्नओवर से भी ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सालाना टर्नओवर 10 लाख करोड़ के पास है। उसका मुनाफा 65,000 करोड़ से लेके 67,000 करोड़, मतलब बैंक का जो ब्याज दर है उससे डबल, 6.5 to 6.7% के तरीके से देखेंगे। और यहाँ तो कलेक्शन ही सिर्फ 18 लाख करोड़ है, और जीएसटी का शेयर स्टेट्स का अभी भी पेंडिंग है, उनकी हालत अभी खस्ता है। तो ये एक नया तरीका है। लेकिन आप दूसरे तरीके से देखिए कि जिस तरीके से बैंक के लोन्स जो है वो फोरगो किए जा रहे हैं हर साल, जिस तरीके से प्रेसिडेंट का पोर्टफोलियो बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट का, उसमें से जो डिविडेंड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी बेनिफिट लेके ये सब चीजें मुझे लगता है इस दिशा में लेके जा रही है कि आने वाले दिनों में पूरा का पूरा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल फेडरल स्ट्रक्चर, वो तो आपको मतलब ऐसा होगा कि पैसा स्टैंप किया हुआ आएगा केंद्र सरकार से कि ये जो पैसा आप खर्च कर रहे हो वो हमारा है बेसिकली। जैसे यहाँ पे गुजरात में हुआ था, राजेश भाई को पता होगा, हर एक स्कीम जो केंद्र सरकार से आती थी, जो पैसे आते थे, उसके ऊपर स्टैंप लगता था गुजरात सरकार का। तो यही चीज हुई थी। राजेश भाई को शायद याद भी होगा, गुजरात समाचार ने तो एक स्टोरी की थी, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट्स के ऊपर भी मतलब फोटोग्राफ और सिग्नेचर गए थे, तब गुजरात समाचार ने स्टोरी की थी कि ये कहां तक जाएंगे। तो ये चीजें होती थी यहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि इनका एजेंडा बहुत ही क्लियर है। जैसे सुनील जी ने कहा, मैंने उनकी बात एकदम सही तरीके से उन्होंने जो बात कही कि इनका जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक है वो कहीं पे डगमगा ना जाए, इकोनॉमी के मुद्दे को लेके या बेरोजगारी के मुद्दे को लेके या महंगाई के मुद्दे को लेके या उनका जो बेसिक हिंदुत्व का प्लान है, तो ये कॉकटेल उनके लिए है। और बाकी जैसे जहीन साहब ने कहा कि जैसे वो गए थे चुनाव के दरमियान और बात की थी, तो वहां पे भी ये है कि बेनिफिशियरीज का लिस्ट लेकर उनको जताया जाता है कि देखिए आपकी जिंदगी या आपका जीवन का जो स्तर सुधरा है वो इस वजह से सुधरा है, तो वोट आप इनको दीजिए। ये पहले नहीं हुआ करता था। और बात जहां तक आटा और डेटा की है, तो यहाँ पे कहा जाता है, हमारे यहाँ पे कुछ देसी राजे रजवाड़े जो थे, अर्स्टवाइल रूलर्स,
वो टीचर्स को उन जमाने में कहते थे कि अगर तू इसे पढ़ाएगा तो हम तुझे इतना पैसा देंगे, और इसे तू अगर नहीं पढ़ाएगा तो हम तुझे उससे डबल पैसा देंगे, क्योंकि ये पढ़ लिख के कल को हमको ही चैलेंज करेंगे, हमारी सत्ता को ही चैलेंज करेंगे। तो वही मॉडल रिप्लिकेट किया जा रहा है। एजुकेशन इतना कॉस्टली कर दिया गया है, एजुकेशन इतना प्राइवेटाइज करके फिर आपके पास नौकरियां नहीं है, और फिर आपको ये जताया जाता है कि आप पढ़ लिख के क्या करेंगे। यही चीजें कहीं ना कहीं मैंने आईआईएम के कॉन्क्लेव्स में भी जो फाइनेंशियल लीडर्स है उनके मुंह से भी सुनी है कि आप ठीक है आईआईएम से डिग्री लेके जा रहे हैं, बट एक कोई स्किल एक डेवलप कीजिए जहां पे आप अगरबत्ती बनाए या पेस्ट्रीज बनाए या योगा सिखाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वगैरह आपकी नौकरी खा जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज किस दिशा में जाएगी आपको पता नहीं है। तो ये सबके माइंड में ऊपर से लेके नीचे तक एक इनसिक्योरिटी कि जॉब आज है कल नहीं रहेगा, उसका आप मतलब ठीकरा फोड़ दीजिए टेक्नोलॉजी के ऊपर, गवर्नमेंट पॉलिसीज उसी टेक्नोलॉजी की दिशा में जो कुछ भी हो रहा है उसमें ट्वीक करके कर दी जाएगी। पेंशन वगैरह तो आप भूल ही जाइए, पेंशन तो मतलब अभी है ही नहीं। और ये जो आपने बात कही जिस तरीके से आउटले रखा जाएगा, स्टेट्स के पास पैसा नहीं है तो स्टेट्स क्या कर रहे हैं, स्टेट्स ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब के ऊपर लोग, तो लोगों के पास नौकरियां भी नहीं। सबसे बड़ी चीज, अगर आप एजुकेशन सिस्टम, ये एनईपी की जो बात है उसमें आपने क्या किया, देखिए मैं बिल्कुल एक तरीके से देखता हूं कि ये सरकार की जो मानसिकता है वो एक बिजनेस माइंडेड स्पेक्युलेटिव माइंडेड सरकार है। जो सत्ता में जो लोग बैठे उनका माइंड एक स्पेक्युलेशन से भरा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो जैसे हर एक गेंद पे बुकी का भाव खुलता है क्रिकेट की गेम में, तो वो बॉल टू बॉल जैसे खेलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हुआ है। एनईपी का आपने क्या कि एनईपी में आपने स्टूडेंट की जो स्पेंडिंग टाइमलाइन है उसको 2 या 3 साल से बढ़ा दिया, तो वो पैसा आप सोचिए कितना आएगा, उसके ऊपर का जीएसटी कितना आएगा, प्राइवेट स्कूल्स जो मतलब प्राइवेट कॉलेजेस जो फीस लेगी या जो भी होगा। तो ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब बात करते हैं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात, हिमांशु जी सॉरी टू इंटरव्यू, आपने एनईपी की बात की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। जी, महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने 5000 स्कूल डोनेशन में दिए हैं अभी, और कॉर्पोरेट्स को कहा कि इसको टेक ओवर करो आप और आप अपने हिसाब से इसको चलाओ। मैंने कभी भी किसी राज्य में सरकारी स्कूलों को ये कहते नहीं सुना कि स्पॉन्सर चाहिए आप इस स्कूल को चलाओ, और अंबानी ने हाँ कर दी है। अंबानी इज ऑलरेडी टेकिंग ओवर मोर देन 100 स्कूल इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ नाउ सर, और बाकी भी सारे कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, दे आर टेकिंग ओवर दो स्कूल्स। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि स्कूल ऑफ मेरिट जो था वो पूरा खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जब ये लोग ये स्कूल्स वगैरह लेंगे तो उसमें से वो लोग जैसे अपने मतलब वहां पे भी यही हो जाएगा कि एक आज्ञाकारी समाज वाले लोगों को ही लिया जाएगा, जो कुछ अलग सोचता है तो वो शायद समाज से बाहर हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, जहीन साहब ने जो बात कही कि 17 साल में जो लोगों ने ये सब्सिडाइज एजुकेशन पे पढ़ाई की है, जो भी किया है, आज वो भी उनका भी माइंडसेट उस दिशा में चला गया है, क्योंकि उनके बच्चे बच्चियां कहीं फॉरेन में तो वो कहते हैं वहां पे कुछ फ्री नहीं है। तो यहाँ पे भी ये बात आ जाती है कि बहुत हुआ सब्सिडी राज, अभी आप इसको टैक्स कीजिए, अभी इसका पैसा लीजिए। तो जो लोग एक जमाने में मुफ्त के भाव में पढ़ाई लिखाई करके किसी ओहदे पे बैठे हैं, 40 साल नौकरी किए, 40 साल से पेंशन खा रहे हैं, वो भी इस माइंडसेट को मतलब एंडोर्स कर रहे हैं। इसीलिए आप सुनेंगे रवीश कुमार को उनके हर एक शो में कि ये व्हाट्सएप सोसाइटी के अंकल आंटियों से बच के रही, क्योंकि ये लोग जो है जिन्होंने मुफ्त में सब कुछ किया है, गांव के किसी दूर दराज के गांव से आए, पढ़ाई लिखाई मुफ्त में की, बिजली तो मतलब उस जमाने में शायद मुझे नहीं लगता है कोई प्राइवेटाइज हुआ था, तो बिजली तो मतलब बिजली की चोरी हुई होती थी, पानी पीने का मुफ्त मिल जाता था, खाने का भी इतना सस्ता था। तो ये जो सस्ता जो कुछ करके एंजॉय करके जो लोग आए और थोड़ा बहुत पैसे में बैठे हैं, अभी उनको लगता है क्योंकि उनके पास पैसा आया तो वो लोग लगते हैं ये लोग हमारा शेयर खा रहे हैं। तो नाउ दे आर ऑफ दैट माइंडसेट कि इसको आप कंज्यूमर ड्रिवन मॉडल में ले जाइए, सब चीजें आप मतलब सब्सिडाइज मत कीजिए, इसके ऊपर पैसा लीजिए। तो ये जो शिफ्ट हुआ है ये मुझे लगता है बहुत ही डेंजरस है, सोसाइटी में ये जो शिफ्ट हुआ है ये बहुत ही डेंजरस है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है रेवड़िया बांटने का जो विरोध कर रहे थे उनको रेवड़िया इसलिए बांटनी पड़ेगी कि उनको पता चल गया है कि 27% कमिटेड वोट्स उनके हैं, 73% कमिटेड वोट सामने जो गठबंधन बैठा है उसका है। तो गठबंधन इसका क्या मतलब लेके आता है, इसका क्या तोड़ लेके आता है और कैसे ये करता है, क्योंकि देखिए 4-5 राज्यों के जो चुनाव है उसमें एक बात तो क्लियर हो गई है, कांग्रेस को जो वोट्स मिले हैं वो बीजेपी से ज्यादा मिले, लेकिन पावर में बीजेपी आई।
तो ये जो डायनामिक्स है कि शायद कांग्रेस के पास जन आधार हो, वोट्स भी हो, लेकिन इस तरीके से अगर ये लोग सत्ता में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता। और सबसे बड़ी चैलेंज जो आप हमेशा लगातार अपने शो पे भी आप बताते हैं कि डेट जो है वो 200 लाख करोड़ के आसपास अगर पहुंचने वाला है, और अगर उसको आपको सर्विस करना है, जब आपका रीपेमेंट रुपए में से 43 पैसा और वो अगर 50 पैसे के आसपास जाएगा, तो 7 पैसा आप जनरेट कहां से करें? ऑब्वियसली आप पब्लिक को ही टैक्स करने वाले हैं। इस बजट में भले आप रियाया दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, आपको वोट बैंक आपके तरीके तरफ खींचनी है, महिलाओं की या किसानों की या युवाओं की, जो भी है, लेकिन आने वाले दिनों में पब्लिक को यह ख्याल रखना पड़ेगा कि 43 से 50 पैसा जब सर्विस करने जाओगे डेट, तो बाकी का 7 पैसा, मैं वो 7 पैसे की बात कर रहा हूं जो अदानी का प्रॉफिट, अंबानी का प्रॉफिट है, सॉरी, वो 7 पैसा आप कहां से निकालो? इसी पब्लिक से निकालो। जी।